नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जून 2022 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख घटनाक्रम घटित हुए हैं उनके बारे में। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे G7 के 48वें शिखर सम्मेलन की, जो कि जर्मनी में आयोजित किया गया। G7 का ये सम्मेलन इस लिहाज से भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सम्मेलन में आमंत्रित अतिथि के रूप में भारत ने भी अपनी सहभागिता की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। तो जर्मनी के एलमाउ शहर में G7 देशों का 48वां सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये जो सम्मेलन था जो 2022 में आयोजित हुआ जर्मनी में, ये 48वां सम्मेलन था G7 का। ठीक है, तो सम्मेलन में G7 देशों समेत 5 अन्य देशों ने भी भाग लिया। तो G7 के जो सदस्य देश हैं उन्होंने तो भाग लिया ही लिया, 5 अन्य देशों ने भी भाग लिया, जिसमें से कि हमारा देश भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। तो यहां पर कोर G7 मेंबर्स तो कनाडा हो गया, इसके अलावा फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जर्मनी ने होस्ट किया था, मेजबानी की थी इस आयोजन का, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपीय यूनियन एक पर्यवेक्षक के रूप में, यूरोपीय यूनियन। तो इतने तो कोर G7 के मेंबर्स ने भाग लिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, अब जो है जो आमंत्रित के रूप में जिन लोगों ने भाग लिया उसमें से अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन। ठीक है, तो भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन में यूक्रेन रूस युद्ध सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें से कि सबसे महत्वपूर्ण था रूस और जो है यूक्रेन युद्ध से रिलेटेड, जिसमें यह बात हुई कि यूक्रेन को भारी मात्रा में जो है वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाए और जो है बहुत सारे अन्य प्रतिबंधों की बात जो है रूस पे लगाने की गई, जिसमें से कि उसके 500 से अधिक उत्पादों पर मनमाना ट्रैफिक वगैरह लगाने की भी बात हुई। इसके अलावा चीन के BRI प्रोजेक्ट का सटीक जवाब देने के लिए G7 देशों ने अमेरिकी नेतृत्व में पूरी दुनिया में ढांचागत परियोजनाओं पर अगले कुछ वर्षों में $600 अरब की राशि को खर्च करने पर सहमति जताई। तो $600 अरब की राशि बहुत भारी भरकम राशि है, इस पर भी बात हुई। अब इतना बात करने के बाद जो है हम समझना चाहेंगे कि भारत ने अपना क्या पक्ष जो है G7 में रखा। G7 का भारत मेंबर नहीं है, लेकिन वहां आमंत्रित के रूप में भारत ने अपनी सहभागिता की और भारत के प्रधानमंत्री ने जो है इसमें भाग लिया। महत्वपूर्ण ये विषय है। तो उन्होंने क्या कहा, तो अपने भाषण में उन्होंने ये कहा कि दुनिया के देशों को ये लगता है कि जो गरीब देश हैं वो पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं और अमीर जो देश हैं वो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक भ्रांति है, जबकि इसके जो है इस वक्तव्य के समर्थन में उन्होंने जो डाटा दिया वो ये है कि भारत में उन्होंने बताया कि 17% आबादी रहती है विश्व की, तो विश्व की 17% आबादी तो भारत में रहती है, लेकिन वैश्विक कार्बन इमिशन की बात अब अगर हम करें तो हम देखते हैं कि भारत का योगदान केवल 5% है। तो भारत में 17% आबादी रहती है दुनिया की, जबकि उसका वैश्विक कार्बन इमिशन है कितना, 5% है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जलवायु के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो हमारे परफॉर्मेंस से ही स्पष्ट है। हमने 40% ऊर्जा कैपेसिटी का लक्ष्य 9 साल पहले ही पा लिया है। इसके साथ पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य था वो समय से 5 महीना पहले ही हमने प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के बढ़ते संकट पर भी प्रधानमंत्री ने जो है अपनी बात रखी और उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान को पिछले कुछ महीनों में लगभग 35,000 टन गेहूं मानवीय सहायता के रूप में भारत ने दिया है। साथ ही साथ
भारत के पड़ोसी देश जो बड़े आर्थिक संकट से जो है गुजर रहा है, उसके खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी हम सहायता कर रहे हैं। भारत ने ये पूरा अपना पक्ष जो है G7 की बैठक में रखा। अब थोड़ा सा बात G7 के इतिहास की कर लेते हैं बहुत जल्दी में। तो G7 का गठन 1975 में किया गया। तो पहले ये 6 देशों के समूह से प्रारंभ हुआ जो है, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो 6 देश थे। कनाडा 1 वर्ष के बाद इसमें जुड़ गया, 1976 में जुड़ गया, और रूस 1998 में इसमें जुड़ा। तो कुल मिला के ये G7 से पहले G6 था 1975 में, उसके बाद जो है 1976 में G7 हो गया, 1998 में ये G8 हो गया। लेकिन क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, तो मार्च 2014 में रूस के बिना ही सबमिट करने का निर्णय लिया गया और रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया। तो फिर से अब ये G7 हो गया है। G7 दुनिया के शक्तिशाली, आर्थिक रूप से बेहद विकसित देशों का एक समूह है और ये बहुत प्रभावशाली समूह है। आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से देश हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बहुत जो है प्रभावशाली ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब आगे बढ़ते हैं। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022, 23 जून 2022 को ये वर्चुअल ही हो गया। तो कोई जो है फिजिकल समिट नहीं हुई, केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत ही जो है इस समिट को निपटा लिया गया। तो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून 2022 को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया और इस शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने सम्मेलन में भाग लिया। तो इसके सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। क्या बात हुई? पहले तो मुख्य विषय क्या था? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022, ये महत्वपूर्ण है कि मुख्य विषय क्या था। तो मुख्य विषय रहा उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में प्रवेश। तो काफी लंबा मुख्य विषय था। अंग्रेजी में फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन ए न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। तो ये थीम रही इस शिखर सम्मेलन की। तो इस सम्मेलन के दौरान राष्ट्राध्यक्षों ने व्यापार, आतंकवाद, पारंपरिक चिकित्सा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार और कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने जैसे क्षेत्रों में अंतर ब्रिक्स सहयोग पर चर्चा की। तो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल मोड में आयोजित हुआ 23 जून 2022 को। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं जो है इस समिट में सारे लोग साउथ अफ्रीका से, रूस, चाइना, ब्राजील और भारत। ठीक है, जिन लोगों ने भाग लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही भाग लेना था तो कोई दिक्कत आने जाने की थी नहीं। हाँ, अमेरिका और सहयोगियों द्वारा शुरू किया गया नया कार्यक्रम पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा जानना नहीं है, लेकिन पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक क्या है, ये टर्म जो है तो हमें ठीक से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अमेरिका और उसके सहयोगियों कौन कौन? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम ने प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभावी विस्तार करने के लिए और चीन के आक्रामक रवैये के जवाब में क्षेत्र के छोटे द्वीपों, इस क्षेत्र के प्रशांत क्षेत्र के छोटे द्वीप राष्ट्रों के साथ प्रभावी और कुशल सहयोग के लिए पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक नामक एक नई पहल शुरू की है। पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक पीबीपी के बारे में तो कुछ महत्वपूर्ण जो है। पहला, पीबीपी का उद्देश्य प्रशांत द्वीपों का समर्थन करना, क्षेत्रीय राजनीति और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। यह प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, लचीलापन और सुरक्षा में सुधार के लिए अधिक सहयोग का आह्वान करता है। इसका सीधा मतलब है कि यह राष्ट्र चीन की आक्रामक पहुंच को रोकने के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से पीबीपी के माध्यम से अधिक संसाधनों का योगदान करेंगे। तो ये है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। अगला एक महत्वपूर्ण खबर भारत के लिए,
जो बिडेन ने राधा अंगकर को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए किया नामित। तो ये इनका जो है चित्र आप यहां पे देख सकते हैं। तो राधा अंगकर प्लम्ब एक भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने पेंटागन के शीर्ष पद डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड स्टेटमेंट के उप अवर सचिव के लिए नामित किया है। वे वर्तमान में उप रक्षा सचिव की चीफ ऑफ स्टाफ हैं। तो ये जो है राधा अंगकर प्लम्ब इस समय मौजूदा समय उप रक्षा सचिव की चीफ ऑफ स्टाफ है। अब इन्हें जो है डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड स्टेटमेंट के उप अवर सचिव के लिए नामित किया गया है। तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। इनके बारे में और तो प्लम ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सहायक प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू किया और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन को इन्होंने पूरा किया। प्लम पहले गूगल में रिसर्च एंड इनसाइट फॉर ट्रस्ट एंड सेफ्टी की निदेशक थी। ऑस्ट्रेलिया का महत्वाकांक्षी 2023 उत्सर्जन का लक्ष्य है। देखें आइए, तो 16 जून 2022 को ऑस्ट्रेलिया की नई सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र को अधिक महत्वाकांक्षी उत्सर्जन लक्ष्य प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया के 2030 उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को बढ़ाकर 43% कर दिया है, जबकि पिछला लक्ष्य था 26 से 28%। तो 2030 तक, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का नया लक्ष्य इसे स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा द्वारा संचालित भविष्य के लिए तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं। मंगोलिया की खुफसगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में किया गया शामिल, ठीक है। तो मंगोलिया के खुफसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। पेरिस फ्रांस में हो रहे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के 34वें सत्र के दौरान यह निर्णय लिया गया। अब खुफसगुल झील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जान लें। तो खुफसगुल झील उत्तरी मंगोलिया प्रांत खुफसगुल में रूसी सीमा के पास स्थित है। यह मंगोलिया के मीठे पानी का 70% और दुनिया के कुल मीठे पानी का 0.4% है। यह झील समुद्र तल से लगभग 1645 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 136 किलोमीटर लंबी और 262 मीटर गहरी झील है ये। और ये मात्रा के हिसाब से मंगोलिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मंगोलिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड बने यूएनएससी के सदस्य। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये सदस्य बन गए हैं। तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो सुरक्षा परिषद में तो 5 तो अस्थायी सदस्य होते हैं, हम जानते हैं, वीटो पावर के देश, जिसमें कि अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और रूस हो गया। इसके अलावा उसमें 10 अस्थायी सदस्यों का भी प्रावधान है। 2-2 साल के लिए के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य जो है चुने जाते हैं। तो ये सारे देश यानी इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ये देश 1 जनवरी 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। तो भारत अभी वर्तमान में इसका जो है अस्थायी सदस्य है, जो कि 1 जनवरी 2023 के बाद नहीं रहेगा। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त होगा, यानी 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा और ये नए देश आ जाएंगे, ठीक है। अगला, टोगो और गैबान बने कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, जिसे हम जो है राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल के नाम से जो है जानते हैं, ये ब्रिटिश उपनिवेश जो देश थे उनका ही एक जो है ये समूह है। तो इसमें वही देश हैं जो ब्रिटिश उपनिवेश हैं, लेकिन पहली बार जो है 2 ऐसे देश इसमें आए हैं जो कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं थे, तो इसलिए ये चर्चा का विषय है। तो टोगो और गैबान
ये 2 देशों की एंट्री हुई है। और अब जो है, जो 54 सदस्य पहले थे कॉमनवेल्थ में, तो अब उनकी संख्या बढ़कर 56 हो गई है। तो 2 ऐतिहासिक रूप से फ्रांसीसी भाषी राष्ट्रों को, यहां फ्रांसीसी प्रभाव रहा, तो टोगो और गेबान में, तो 2 ऐतिहासिक रूप से फ्रांसीसी भाषी राष्ट्रों को औपचारिक रूप से कॉमनवेल्थ सरकार के प्रमुखों की बैठक में संघ में एंट्री कराया गया, जिसकी अध्यक्षता रवांडा के राष्ट्रपति पाल कागामे ने की। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भाई हमारे ही देश में बात होती है कि भारत क्यों कॉमनवेल्थ का सदस्य बना हुआ है, ये तो गुलामी की मानसिकता को जो है आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हुआ, ये सारी बातें हो रही हैं। तो ये आश्चर्य होता है कि जो लोग इस तरह से कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं पा सकते, अब वो भी जो है इस तरफ क्यों आगे बढ़ रहे हैं, उनका कोई इससे मतलब नहीं है। तो फिर जो है इस पर टोगो के विदेश मंत्री ने क्या जवाब दिया वो देखिए। तो टोगो के विदेश मंत्री रॉबर्ट ड्यूसी के अनुसार कॉमनवेल्थ में देश की सदस्यता का लक्ष्य, यानी जो है टोगो के देश का लक्ष्य राजनीतिक और वाणिज्यिक संबंधों के अपने नेटवर्क को व्यापक बनाना है। तो एक नेटवर्क में ये शामिल होना चाहते हैं, ये इनका उद्देश्य है। जैसा मैंने बताया कि कभी भी ये दोनों देश अफ्रीकी राष्ट्र ब्रिटिश उपनिवेश में नहीं थे। तो विभिन्न देशों के नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षों की बात कर लें जो अभी निर्वाचित हुए हैं हाल ही में, तो गुस्तावो पेट्रो बने कोलंबिया के नए राष्ट्रपति। पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। हमजा आब्दी बर्रे सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, हालांकि वहां जो है राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं। अगला शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान बने यूएई के राष्ट्रपति। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के ये राष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का स्थान लिया है, जिनका 73 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है। सबसे जो है चौंकाने वाला जो है निर्णय आया है, रोड्रिगो चावेस ने कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल लिया है। ये एक अर्थशास्त्री थे, यौन उत्पीड़न का भी मामला इनके ऊपर बना था और सबको चौंकाते हुए इन्होंने कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को जीत लिया और अब जो है पदभार संभाल लिया। तो इस प्रकार से जो जून 2022 में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए उन्हें हमने देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।